कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। So welcome back to the next video of Biology Chapter 1 Life Processes and the topic is Respiration. हमने गुलगुले से आज कुछ पूछ लिया। सोचो गुलगुले, ये बताओ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या सेम ही है? गुलगुले ने बोला, हाँ मैम, बिल्कुल दोनों सेम है। अब गुलगुले को तो चलो बाद में बताते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। यदि आपका भी यही मानना है तो आज पहले हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन, और अब नहीं बोलना कि ब्रीदिंग का कैसे पता चलेगा। क्या है वो भी बताऊंगी, लेकिन लास्ट में। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है। किसकी? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे फूड्स का। कौन सा फूड? जो मेनली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से फिर क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। किससे? ग्लूकोज से। सो दिस respiration is the process by which living organisms break down food, mainly glucose, to release energy. This energy, अब भाई एनर्जी तो रिलीज कर दी, अब ये एनर्जी का यूज कहाँ होगा, है ना? तो जो ये एनर्जी रेस्पिरेशन से क्या हुई, रिलीज हुई, इसका यूज कहाँ होगा? हमारी बॉडी की एक्टिविटीज। भाई चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहे हैं? एनर्जी के यूज से, है ना? कोई ना कोई तो एनर्जी हमें चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी एक्टिविटीज है। जो हेल्प, किसकी हेल्प से कौन सी एनर्जी मिल रही है हमें? ग्लूकोज से। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। पहला टाइप क्या है, एरोबिक है, और दूसरा टाइप क्या है, एनारोबिक है। भाई एरोबिक में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से। सो एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of oxygen and it happens in most animals and plants. ये ज्यादातर किसमें होते हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में। जैसे कि आप यहाँ पे एक इक्वेशन देख सकते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन यानी कि 6O2, है ना? देन कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, देन वाटर 6H2O एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होता है, क्या होता है ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी की फॉर्म में रहता है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक क्या है, जो किससे में है, विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो एब्सेंट होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेगी, ठीक है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in the absence of oxygen, और ये कहाँ होता है, माइक्रोब्स में होता है, मसल्स में होता है। अब बोलेंगे जब मसल्स हैं एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्यों हो रहा है, एनारोबिक क्यों हो रहा है? उसमें तो एरोबिक होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज होती है उस टाइम पे क्या होता है कि ग्लूकोज हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, प्लस एनर्जी। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, टेम्पररी एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है? और हो गया, इसमें क्या होगा, जब भी ये अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से अल्कोहल बनेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से बहुत कम एनर्जी मिलती है क्योंकि ये एनारोबिक है ना? और जो एरोबिक होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ऐसे ह्यूमंस में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक, अगर एक्सरसाइज कर रहा है तब क्या होगा, ग्लूकोज हैवी एक्सरसाइज करते हैं, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में
कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे भी बहुत कम एनर्जी निकलती है। तो ये सब किस में हेल्प करते हैं, वो करते हैं हेल्प, हम बॉडी में हमारे क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेम्परेरी पार्टिसिपेट कर जाती है इसमें। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हेल्प करता है हमें रेस्पिरेशन में, है ना। द सिस्टम विच हेल्प्स अस टू रेस्पिरेट। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नेसल कैविटी हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स, ये है नॉस्ट्रिल्स, है ना। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो भी क्या है, इसका ऑर्गन है। और क्या है, फेरिंग्स, देन कम डाउन, here we will see larynx, then the trachea, the cartilaginous structure, lungs, both the lungs, 2 lungs are present, then the bronchi, bronchioles and alveoli, and then the diaphragm. So these all were the organs of respiratory system. ये सारे क्या है, हमारे respiratory system के organs हैं। जैसे कि nasal cavity हो गया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एयर एंटर करेगी थ्रू नोज, और ये कहाँ जाएगी, हमारे टिनी हेयर्स। नोज में देखा होगा ना, छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं। और म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, कोल्ड होता है, सबको पता होगा। और वही क्या बनाता है, फिर मॉइस्चराइज कर देता है एयर को, जो एयर एंटर कर रही है उसी को मॉइस्चर कर देता है, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है। Then we come to the air passes then to the pharynx. अब pharynx में आएगी तो ये क्या है, कॉमन पासेज है एयर का, यानी कि यहाँ से एयर और फूड, ठीक है। क्या होगा, जो ये है, यहाँ पे क्या है, फूड भी है और यहाँ पे क्या है, एयर भी है। ये एक कॉमन पैसेज हो गया, किसके लिए, फूड के लिए। जहाँ पे ये अब किस में पहुंचेगा, ये तो कॉमन पैसेज, कॉमन पाथ हो गया किसका, फूड और एयर का। देन ये कहाँ पहुंचा, लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स से, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है ना। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वॉइस को। और ये जो लैरिंग्स है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे ट्रैकिया से, ठीक। ये ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया से कनेक्टेड है। ये क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें क्या होती है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है और क्या कैरी करती है, एयर। एयर को कैरी कहाँ तक करेगी भाई, लंग्स तक। देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है जो यहाँ से एयर एंटर की, अब ये एयर यहाँ भी जा रही है और यही एयर हमारी यहाँ भी जा रही है। Then we come to the bronchi. ब्रोंकाई कौन से होते हैं, जो ट्रैकिया को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से ये आ गया और ये आ गया, ये दोनों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 ट्यूब्स में। उन्हीं ट्यूब्स को हमने क्या कहा, ब्रोंकाई। और ये क्या करते हैं, फिर लंग्स में एयर को पहुंचा देते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, Each bronchus further divides into smaller tubes inside the lungs. अब यहाँ तक तो आए तो ये ब्रोंकाई हो गए और यहाँ पे ये किस में डिवाइड हो गए, हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ठीक। ब्रोंक्यूल्स पे एक सर्कुलर लाइक क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, कैसे, सर्कुलर। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहा, एल्वियोलाई। हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ये जो दिख रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। और ये किसमें हो गए, ये हो गए हमारे सर्कुलर स्ट्रक्चर, सैक लाइक, ठीक है। ये सैक लाइक हो गए, तो ये क्या है, हमारे एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, जो टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक,
ये ब्रोंकियोल्स को एंड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रोंकियोल्स का खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन आएगा और क्या होगा, एंटर करेगा ब्लड में, और ब्लड से क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन हमारा आता है ये लंग्स। लंग्स क्या है, लंग्स तो हमारे क्या है, लंग्स ये लंग्स है पूरा, मतलब ये वाले लंग्स है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये है, ये क्या है, लंग्स। ये दोनों है हमारे, ये भी है और ये भी है ना। ये क्या है, लंग्स है, और ये क्या करता है, स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं जहां पे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई मिलते हैं, है ना। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक, अब डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, ऐसा है, एक डोम शेप्ड बोला जाता है इसको, डोम शेप, लाइक गुंबद की तरह। ताजमहल का गुंबद देखा ना, वो क्या है, डोम शेप्ड। तो ये भी हमारा क्या है, डायफ्राम भी डोम शेप्ड मसल है, बिलो द लंग्स प्रेजेंट है, राइट। दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द चेस्ट कैविटी। ये जो डायफ्राम है वो हमें हेल्प किसमें करता है, ब्रीदिंग में। और ब्रीदिंग कैसे, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जानेंगे ये भी बाद में, हम अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है ब्रीदिंग में। ओके, इम्पोर्टेंट फंक्शंस। भाई इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ब्रीदिंग, आ गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो प्रोसेस होता है ना, हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और छोड़ दिया, सांस ली और छोड़ दी, तो वो क्या हो रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये दोनों प्रोसेस किस में आती है, हमारी ब्रीदिंग में। ठीक, तो ये हमारा सिर्फ एक पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ना कि ये क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट है। सेकंड फंक्शन क्या हो जाता है इसका, गैस एक्सचेंज, जैसे एट एल्वियोलाई बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स में क्या जा रहा था, एयर जा रहा था, और ब्लड में भी क्या जा रहा है, एयर जा रहा है, लेकिन कैसा, CO2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा था, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। यानी कि ऑक्सीजन हमारा इनहेल्ड किया हमने एयर से, वो कहाँ पे गया, एल्वियोलाई से मूव किया ब्लड में। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड जब था तो ब्लड से मूव किया एल्वियोलाई में, एंड देन वो कहाँ मूव कर गया, हमारा बाहर, यानी कि हमने उसको अब एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। अब जानते हैं कि रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी इतनी नीड सी लग रही है हमें कि नहीं बिना रेस्पिरेशन के, क्योंकि ये क्या है, मेजर स्टेप्स है, मेजर पार्ट है हमारा किसका, लाइफ प्रोसेसेस का, है ना। तो ये सब जरूरी क्यों है वो भी जानते हैं। रेस्पिरेशन जैसे हमने पहले जाना था ना कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, ऐसे ही हमें अब देखना है कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फूड कंटेन्स एनर्जी इन अ स्टोर्ड फॉर्म। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड होता है वो एनर्जी होती है, उसमें जो भी फूड होगा हमारे पास उसमें एनर्जी होगी, कैसे, स्टोर फॉर्म में, यानी कि उसको हमने स्टोर करके रख रखा है। रेस्पिरेशन रिलीजेस दिस एनर्जी, कब रिलीज करती है, कैसे रिलीज करती है, किस फॉर्म में करेगी, रेस्पिरेशन किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगी, एटीपी की फॉर्म में, जो हमने पहले भी देखा था, है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, या द एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ सेल्स किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है एटीपी को, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोला जाता है। ठीक, सो इम्पोर्टेंट क्यों है कि फूड में
जो एनर्जी होती है उसको स्टोर्ड फॉर्म में रखता है, और रेस्पिरेशन क्या रिलीज करता है, इस एनर्जी को रिलीज करता है। अब जानते हैं हम थोड़े एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स, जो मेन स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। जैसे कि फर्स्ट आपका आ गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, इसके इलेबोरेट वे में हम बात के नेक्स्ट चैप्टर्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी क्या है, जितना है उतना पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड बनने पर कितनी एनर्जी मिल रही है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने में, हमें 2 ATP। एंड देन क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है ये किसमें पहुंच जाता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल, अब क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे होंगी, दोनों स्टेप्स कहाँ पे चल रहे हैं हमारे, इन दी सेल। कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो ये सब किसमें होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। अब ये पायरुविक एसिड जो आया वो क्या किया, ब्रेक किया, बाद में ब्रेक होके क्या रिलीज किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, केमिकल एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रॉन, कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन रिलीज किया। अब क्रेब्स साइकिल में इसने CO2 रिलीज किया पायरुविक एसिड ने, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किया कन्वर्ट। तो इसमें कितनी मिली हमें, यहाँ तो हमारा हो गया CO2, राइट। और केमिकल एनर्जी से इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा, हाइड्रोजन, जिससे हमें कितनी एनर्जी मिली है अभी, 36 ATP। और इसी हाइड्रोजन से बना हमारा H2O, यहाँ पे क्या आ गया, O2 आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा, एक एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेजेस और मेन स्टेप्स हो गए। जैसे कि फर्स्ट होगा ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, एंड देन ETS। इसी को ही बोला जाता है ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सो ये सब हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन क्या होती है, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। ये क्या करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड और 150 किलोजूल एनर्जी रिलीज करता है। और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखें तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बनाता है, इथेनॉल। फॉर्मूला क्या है, 2C2H5OH प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2CO2। और कितनी एनर्जी रिलीज करता है ये, 210 किलोजूल। देखा इसमें कितनी बनी, 38 ATP, यानी कि ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुई और ये हुआ, ये दोनों क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है, 38 ATP 1 मॉलिक्यूल से एनर्जी हमें। सो एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी, जैसे हमने अभी क्या देखा था कि जब एक्सरसाइज कर रहे थे तब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर हो रहा था, है ना। कैसे हो रहा था, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स में नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को जितनी नीड होती है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो वहां पे क्या होता है, एक टेम्पोरेरी मतलब कुछ टाइम के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर हो जाता है, वहां स्टार्ट हो जाता है, जो किसमें पहुंचता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और क्या करता है, मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, यानी कि आपको दर्द महसूस होने लगता है। वेयर डज रेस्पिरेशन हैपन, हमने देख लिया क्या क्या बन रहा था। ग्लाइकोलिसिस की जो 3 मेन स्टेजेस थी, कौन कौन सी थी, कम ऑन रिवाइज दैट, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC, दैट्स ETC, लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, वो क्या थे, कहाँ हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो दोनों हो रहे थे, क्रेब्स साइकिल का और ETS का। और वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ग्लाइकोलिसिस से। इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं,
पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, है ना? कितने बन रहे थे? 30 एटीपी, राइट? चलो, तो आ गया है टाइम अब किसका? जो हम बोल रहे थे कि गुलगुले का क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था मेरे क्वेश्चन का कि रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही होता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट कैसे होता है। क्या है ब्रीदिंग? क्या है ब्रीदिंग? तो एक जस्ट द फिजिकल एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हम क्या कर रहे हैं? फिजिकली उसको एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का इनहेलेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन कर रहे हैं। कहाँ पे? एयर में। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में आपने देखा लैक्टिक एसिड था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही थी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था पायरुवेट में। तो ये सब क्या थी? केमिकल प्रोसेसेस थी। और जो कहाँ पे पार्ट ले रहे थे? सेल में। कौन सी सेल थी? हमारी बॉडी की हर सेल में पार्टिसिपेट होता है, लेकिन क्या था? जो साइट होती है इसकी, एक पर्टिकुलर साइट क्या होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो बनती है वो कहाँ पे होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और रेस्पिरेशन का फाइनल गोल क्या होता है? कि एनर्जी बनाना है भाई, एटीपी फॉर्म करना है हम, ठीक है? सो ये हमारा हुआ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। हमने मोस्टली देखा होगा जब इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? जो हमारे डायफ्राम होता है, अगर सांस हम अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, है ना? और जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एक बैलून का अगर हम एग्जांपल ले लें, बैलून में जैसे ही एयर फिल करते हैं वो क्या करता है? एक्सपेंड होता है ना बैलून, मतलब फूलने लगता है। जैसे उसमें एयर डाली वो फूलने लगेगा, और जैसे ही उसकी एयर बाहर की वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ने लगेगा, है ना? तो ये क्या है? ब्रीदिंग प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ये पूरी प्रोसेस है केमिकल। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस एंड ये क्या है? केमिकल प्रोसेस। तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट द रेस्पिरेशन, ठीक है? जो ब्रीदिंग है वो क्या है? रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग नहीं है। सो हुआ क्लियर सबको? ओके, so move to the next slide, and this is the thank you slide from my side. The topic is complete. We will meet again in the next video, so please stay tuned. Thank you. Bye bye.